नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान ग्राम में। और आइए आज बात करते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े महापर्व, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चुनाव और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो हमें लोकसभा या विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसे हम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, और जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उसे हम एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है। हमारे संविधान के पार्ट 15 आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के प्रावधान के बारे में, प्रोविजंस के बारे में लिखा गया है, जहां पे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी, कंपोजिशन, टर्म, टेन्योर, टर्म ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टर्म, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे लिखी गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? तो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का चेयरपर्सन भी होता है। दो अदर कमिश्नर होते हैं जिसको अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस के द्वारा। तो क्या शुरू से ही जो है इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी हुआ करती थी? इसका आंसर है नहीं। 1950 से लेके 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो था वो सिंगल मेंबर बॉडी था, मतलब सिर्फ एक ही चेयरपर्सन होता था जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। लेकिन 1988 में 61st अमेंडमेंट के द्वारा जब हमारे केंद्र सरकार ने वोटिंग एज को रिड्यूस किया, जो कि पहले 21 साल हुआ करता था और उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बर्डन थे जिसको एक सिंगल मेंबर जो है वो कैरी ऑन नहीं कर सकता था, तो जिसकी जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने 2 अदर कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया था, जिस व्यवस्था को 1990 के टाइम पे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस व्यवस्था को फिर से 1993 में लागू किया गया और तब से लेके आज 2020 में भी इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 मेंबर बॉडी होती है और इंडिपेंडेंट रूप से देश की चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करवाती है। देश में अगर चुनाव प्रक्रिया की मैं बात करूं तो देश में 3 तरह की चुनाव प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमिश्नर करवाती है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जो हर 5 साल में कंडक्ट करवाई जाती हैं, जब लोकसभा या विधानसभा के टर्म्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं 5 साल के बाद। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में आम चुनाव और इंग्लिश में जनरल इलेक्शन। दूसरा जो इलेक्शन होता है ये होते हैं मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन मध्यवर्तीय चुनाव। मिड टर्म इलेक्शन कहने का मतलब जब कोई विधानसभा या लोकसभा अपना पूर्ण टेन्योर, मतलब जब 5 साल वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उसके पहले ही विधानसभा या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उस पार्टिकुलर केस में जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम मध्यवर्तीय चुनाव या मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। तीसरा जो चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था है वो होते हैं बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन जो अभी मध्य प्रदेश में आप हाल फिलहाल देख रहे होंगे कि कैसे शिवराज सिंह जो है उनकी सरकार बनती है, जहां कांग्रेस के कुछ मेंबर्स जो हैं एमएलएस शिवराज सिंह को सपोर्ट करते हैं और बदले में उनकी जो कांग्रेस की मेंबरशिप, जो उनकी कैंडिडेटशिप थी वो कैंसिल हो गई। तो उन पार्टिकुलर सीट्स पे फिर से चुनाव होने वाले हैं। तो जब मैं बाई इलेक्शन की बात करता हूं तो 2 केस बनते हैं, या तो किसी कैंडिडेट ने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया है जो कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में हो रहा है, या फिर दूसरे केस में होता है जब वो कैंडिडेट उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वो सीट जो है वो वैकेंट हो जाता है। तो इन 2 केस में जो है बाई इलेक्शंस चुनाव जो है वो संपन्न किए जाते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो है डिवाइड किया जाता है। विधानसभा के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है राज्यों के एरिया और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जिसका काम जो है या देश के लेवल पे भी ये काम जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो किया करती है। फ़िलहाल के लिए ये मध्य प्रदेश में जो है 230 सीटों पे इलेक्शन होते हैं, जो कि यहाँ विधानसभा की स्ट्रेंथ है, और लोकसभा में ये जो है 543 सीटों पे जो है वो चुनाव हुआ करते हैं। आइए बात करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में। देश में कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ भी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन हमारे डेमोक्रेसी में बहुत कम है। उनके रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमारे भारत सरकार ने कुछ रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को भी अपनाया है, जिसको हम रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोला करते हैं। उस रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में सिर्फ उसी पार्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग या कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं और फिर उनको वोटिंग के द्वारा इलेक्ट
किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो एससी और एसटी के लोग। एससी को लोकसभा में 84 सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया है, और वहीं शेड्यूल ट्राइब एसटी को 47 सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया है हमारे लोकसभा के चुनाव के अंदर। आइए बात करते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े महापर्व इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले सबसे पहले उसके प्रोसीजर के बारे में हम जानते हैं। तो इलेक्शन का प्रोसीजर जो होता है, सबसे पहले टाइम ऑफ इलेक्शन। तो टाइम ऑफ इलेक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर जनरल इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद होते हैं। देन फिर होता है शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। जब 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, या फिर 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया है, उस केस में इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है। ऐसा माना जाता है, या ऐसा हमारे संविधान में लिखा भी हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप पुराने सेशन में और नए लोकसभा के सेशन में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमेशा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके इलेक्शन के शेड्यूल्स और डेट्स को जो है वो जारी करता है, और उसी के साथ ही जो है आचार संहिता भी लागू हो जाया करती हैं। देन फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है चुनाव के नॉमिनेशन को फिलअप करना पड़ता है, और सिक्योरिटी मनी भी इलेक्शन कमीशन के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। चुनाव के नॉमिनेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को कुछ लीगल डिक्लेरेशन करने पड़ते हैं। जैसे लीगल डिक्लेरेशन में जो है उसको अपने असेट, उसके कितनी संपत्ति और कितना कर्ज है उसके ऊपर, कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस जो है उसके अगेंस्ट पेंडिंग है कि नहीं, वो कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में या डिटेन में तो उसको नहीं रखा गया था, या फिर जो है तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो हमें एज अ वोटर भी देखना चाहिए, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमको पता होता है। जब कैंडिडेट अपने नॉमिनेशंस को भरता है तो उसके साथ एक एफिडेविट इन पार्टिकुलर चीज़ों को भी उसके साथ लगाना पड़ता है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। देन फिर नेक्स्ट जो आता है वो है चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे वोटर को रिझाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग तरह के हथकंडे तरीके को अपनाते हैं, लेकिन इन पार्टिकुलर चीज़ों पे भी लिमिट लगाने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन या ऑल पार्टी मेंबर्स ने मिलके एक पार्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, जिसको हिंदी में हम आचार संहिता और इंग्लिश में हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस एक मोटे माटी तौर पे मैं अगर बोलूँ तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहने का मतलब है कि चुनाव के दौरान किस तरह के कोड्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें जो है आपको यूज़ में लानी है चुनाव प्रचार के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप चुनाव प्रचार के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन, वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए, उनका वोट अपने पक्ष में लेने के लिए पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ही एक पॉइंट होता है। इलेक्शन के जो गवर्नमेंट के जो मशीनरीज होते हैं, गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स होते हैं, रेलवेज़ होते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन पार्टिकुलर चीज़ों को, गवर्नमेंट मशीनरीज को आप यूज़ नहीं कर सकते चुनाव प्रचार के लिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा पोलिंग डे। पोलिंग डे मतलब जिस दिन वी एज अ वोटर हमको अपना वोट कास्ट करना पड़ता है। वोट कास्ट करने के लिए 2 तरीके यूज़ हुआ करते हैं इंडिया में। एक जो बैलेट पेपर होता है वो पहले यूज़ किया जाता था। अभी प्रेजेंट ज़माने में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम के नाम से हम जानते हैं, वो हम यूज़ किया करते हैं। ईवीएम का प्रोविज़न सबसे पहले 1989 में आया था। इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जनरल असेंबली के जो चुनाव हुए थे, वहाँ पे सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1998 में। लेकिन फुल फ्लेज स्केल पे वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज़ किया गया था, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली वाले इलेक्शन में यूज़ किए गए थे, तब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज़ किया गया था। लेकिन फुल फ्लेज इसको सबसे पहले 1999 के गोवा असेंबली में यूज़ किया गया था। और ईवीएम प्रेजेंट टाइम में भी हम ईवीएम ही यूज़ किया करते हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। देन फिर जितने भी ईवीएम जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसको एक जगह जमा किया जाता है ताकि उन वोट को काउंट किया जा सके। वोट को काउंट करने के बाद आता है रिज़ल्ट डे, जिस दिन हम कैंडिडेट्स को जो है उनके वोट, जितने वोट उनको मिले हैं उसके आधार पे हम उनको विनर घोषित करते हैं।
और हमारे यहाँ जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो होता है फर्स्ट पासिंग द पोल। फर्स्ट पासिंग द पोल कहने का मतलब कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं होता है कि आपको 50% से ज़्यादा वोट चाहिए तो ही आप जीत सकते हैं, ऐसा कुछ केस नहीं है। फर्स्ट पासिंग द पोल, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से जितने ज़्यादा वोट मिले हैं, आप अगर सबसे ज़्यादा वोट है, अगर आप एक वोट से भी जीत रहे हैं मतलब आप जीत रहे हैं। फर्स्ट पासिंग द पोल, सबसे ज़्यादा वोट, वही कैंडिडेट जो होता है वो विजयी डिक्लेयर किया जाता है हमारे इंडियन इलेक्शन में। देन फिर लास्ट होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन पटिशन। अगर कोई भी कैंडिडेट या वी एज अ वोटर, अगर हमको लगता है कि वोटिंग प्रोसीजर में कोई चीटिंग, कोई धांधली या बूथ कैप्चरिंग जैसे कोई प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं या घटनाएं हुई हैं, तो हम उसके कंप्लेन को इलेक्शन कमीशन में, इवन दो कोर्ट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे कोर्ट इस पार्टिकुलर चीज़ों की इंक्वायरी करके और एक सही कैंडिडेट चुनने में हमको मदद करती है। लोकतंत्र में जो वोट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिसिव रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम मताधिकार का प्रयोग करके एक योग्य शासक को चुनते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल ज्ञानग्राम को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।